बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान। डियर स्टूडेंट्स, हमने 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स को कंटिन्यू किया था। उसका एक टॉपिक मास स्प्रिंग सिस्टम, जिसको मास अटैच टू एन इलास्टिक स्प्रिंग भी है, उसको हमने डिस्कस किया था। आज उसी का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, इसकी डिफिनीशन आपने खुद से भी लिखनी है, लेकिन इसका कंसेप्ट समझे। ठीक है ना, यहाँ पर ऐसा लेक्चर हम जो है उस समय लेक्चर डिलीवर करते हैं तो एक चीज़ लिखना थोड़ा सा मुश्किल है। आप इसका कंसेप्ट समझे, होता क्या है। ठीक है, टाइम पीरियड किसे कहते हैं पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मास स्प्रिंग सिस्टम की बात हो रही है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मास स्प्रिंग सिस्टम की। तो मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए टाइम पीरियड को अलग से डिफाइन करेंगे। टाइम पीरियड बेसिकली मास स्प्रिंग सिस्टम के लिहाज से, या यूँ समझ लो अगर जर्नल देखा जाए, टाइम पीरियड का मतलब है एक बॉडी ओसिलेशन कर रही है, एक ओसिलेशन यानी एक बॉडी एक चक्कर कंप्लीट करती है। इस एक चक्कर को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगेगा उस टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मास स्प्रिंग सिस्टम की बात हो रही है। मास स्प्रिंग सिस्टम मैंने बताया था कि एक मास है, उसको स्प्रिंग के साथ हमने अटैच किया हुआ है। ठीक है, इसको हम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक डिस्प्लेस करते हैं। तो जैसे इसको छोड़ देते हैं, ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मीन पर जाता है, फिर मीन पर रुकता नहीं है, इनर्शिया की वजह से ये दूसरे एक्सट्रीम पर चला जाता है और ये इसी तरह ओसिलेशन करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है अपनी मीन पोजीशन के ऊपर। ठीक है, अच्छा, टाइम पीरियड अब इस मास के लिए हम कैसे डिफाइन करेंगे, जिसको हमने स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है। इसका जनरल कंसेप्ट ये है कि ये मास जिसको स्प्रिंग के साथ हमने अटैच किया है, ये एक चक्कर को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, इसी को टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम कहेंगे। ठीक है, यानी द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल बाय अ मास अटैच्ड टू एन इलास्टिक स्प्रिंग। The time required to complete one cycle by a mass attached to an elastic spring। एक मास को अटैच किया हुआ है स्प्रिंग के साथ, वो एक ओसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, उस टाइम को हम फिर नाम देते हैं टाइम पीरियड का। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है, फिलहाल ये कंसेप्ट समझिए। इसके बाद आ जाती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है? फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि एक, देखें ये टाइम पीरियड के उलट है, यानी टाइम पीरियड में एक चक्कर को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, इस टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। लेकिन फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि एक सेकंड में कितने ओसिलेशन होंगे, एक सेकंड के अंदर बॉडी कितने साइकिल कंप्लीट करेगी, ये टाइम, इसी को हम नाम फ्रीक्वेंसी का देते हैं। ठीक है, इसको हमने डिस्कस किया था टर्मिनोलॉजीज के अंदर। अच्छा, अब मास स्प्रिंग सिस्टम, जो मास स्प्रिंग सिस्टम है, इसका हमने टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करना है। तो स्टार्ट आपने कैसे लेना है, सबसे पहले आपने ये अपने ज़हन में रखे। हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी मास स्प्रिंग सिस्टम के वक्त के रिस्टोरिंग फोर्स बराबर है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ए रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस kx के बराबर है। मैं इसे नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू ma, यानी रिस्टोरिंग फोर्स बराबर हो सकती है F इज इक्वल टू ma के। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, यानी पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर इक्वेशन 2 को हम पुट कर देंगे। यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स की जगह ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा ma इज इक्वल टू माइनस kx अपनी जगह। ठीक, अब हमें a चाहिए एक्सेलरेशन, तो a इज इक्वल टू ये माइनस kx डिवाइड m। m यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इधर आके डिवाइड हुआ। इसको हमने फिलहाल यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया है। इसको फिलहाल हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अच्छा, अब इसके आगे जरा देखिए, आगे हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है। हमें पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कंडीशन क्या है कि एक्सेलरेशन बराबर होगा माइनस डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, इसकी जगह साइन एक कांस्टेंट लगता है, जिसको हम कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का मतलब ये माइनस एक का अपनी जगह, यानी ये यहाँ पर ऐसा कांस्टेंट एक्ट हो रहा है, और इसको हम नाम देते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको डब्ल्यू नहीं पढ़ते, ये याद रखिए, ये हमारे पास ओमेगा है, ओमेगा। ओमेगा
ठीक है। और यहाँ पर ओमेगा जो बराबर होगा, यानी ओमेगा की जो वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगी 2 पाई डिवाइड टी। ये यहाँ पर हम इसकी ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ओमेगा इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ये आप लोग फर्स्ट ईयर में जाके थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, यहाँ पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। यहाँ ये ओमेगा हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई। अब यहाँ पर ओमेगा के ऊपर स्क्वायर है तो 2 पाई डिवाइड टी, इन सब के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये साइड थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ये दूसरी जो साइड है, ताकि आपको जो है ये प्रूफ कर सके। टाइम पीरियड हमने निकालना है, साथ में फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी है, तो मैं ये साइड जो है रफ कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहां से आगे देखें, इस इक्वेशन को हम उठा के यहाँ पर मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये देखें यहाँ पर वही इक्वेशन में यहाँ पर लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू, ये माइनस को पहले ले आते हैं, ओमेगा स्क्वायर, और ये x अपनी जगह पर है, ठीक है। अब ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा की हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी माइनस, ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई डिवाइड टी, चूंकि स्क्वायर है तो ये एज अ होल इनके ऊपर स्क्वायर, ये x अपनी जगह पर रहेगा। अब ऐसा करते हैं कि जितनी भी यहाँ पर टर्म्स है उनको सबको अपना अपना जो स्क्वायर है वो दे देते हैं। ये माइनस अपनी जगह, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपनी जगह पर, और टाइम के ऊपर स्क्वायर, t को भी हम स्क्वायर दे देते हैं, ये x अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है। x को अभी तक हमने नहीं छेड़ना, ठीक। अच्छा, इसको अब नाम दे देते हैं, इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 ये है, इक्वेशन 4 ये है। अब इक्वेशन 3 को a की जो वैल्यू है इस साइड पर यहाँ पुट कर देंगे, यानी ये इक्वेशन उठा के हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो मैं इधर लिख सकता हूं, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 में, इक्वेशन 3 को उठा के हम इक्वेशन 4 में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इधर पुट कर देता हूँ, उस साइड पे a है, ये a की जो वैल्यू है ये सारी उठाकर हम यहाँ पुट कर देंगे। इस साइड जो राइट साइड है इसको कुछ नहीं कहना, तो a की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ माइनस के एक्स डिवाइड m, राइट साइड पर माइनस 4 पाई स्क्वायर डिवाइड टी स्क्वायर इंटू एक्स, ये अपनी जगह पर है, इसको अभी तक अपने नहीं छेड़ना, ठीक है। मैंने सिर्फ a की वैल्यू, ये a की जो वैल्यू ये उठाकर यहाँ पे पुट कर दी लेफ्ट साइड के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पर जरा देखें, ये माइनस से कैंसल, x से कैंसल, क्या बच जाता है, k डिवाइड m इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड टी स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। अब हमें टाइम चाहिए, टाइम पीरियड फाइंड कर रहे हैं, तो इसको अलग करेंगे, ठीक। अलग कैसे करते हैं, ये टाइम, ये टी स्क्वायर जो इधर डिवाइड हो रहा है इनके साथ आके हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा, ये अपनी जगह पर है, सिर्फ ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये 4 पाई स्क्वायर अपनी जगह। अब हमने ये बाकी चीजें सारी इस साइड पे ले जानी है, क्यों, क्योंकि हमें t चाहिए, सिर्फ t। तो यहाँ पर ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपनी जगह, ये k मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, m डिवीजन में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। यानी मैं इधर लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m डिवाइड k, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब हमें t सिर्फ चाहिए, t स्क्वायर नहीं चाहिए, तो टी स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। मैं इससे आगे हम इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्टार्ट हमने यहाँ से लिया था, अब ये इक्वेशन, इससे आगे हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, इसी से आगे यहाँ पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ये इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इसको मैंने यूँ समझ ले रेस कर दिया है, सही है। अच्छा, अब जरा देखें, हमने स्क्वायर हटाना है तो दोनों साइड पे हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा इज इक्वल टू, दूसरी साइड पर भी हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट m डिवाइड के होल स्क्वायर रूट। यहाँ पर जो स्क्वायर है, यहाँ पर इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो t बच जाएगा, t इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m डिवाइड के होल स्क्वायर रूट। अब अगर हम 4 का स्क्वायर लें तो स्क्वायर रूट ले, ये 2 बाहर निकल जाएगा, 4, ये पाई स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, और अंदर आपके पास जो है m बच जाएगा, और डिवाइड डिवीजन में k पहले से मौजूद है, तो ये हमारे पास आ जाती है
टाइम पीरियड की इक्वेशन, यानी इसको हम नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो इधर ये आप लिख सकते हैं टाइम पीरियड की इक्वेशन, यानी टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, उसके लिए ये फार्मूला है। हमने ये टाइम पीरियड के लिए मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए ये फार्मूला निकाल लिया है, और वो किसके बराबर है, T = 2 पाई स्क्वायर रूट m डिवाइड k के बराबर है। अब यहाँ पर एक MCQs आपने सुना है, फ्रीक्वेंसी को हम आगे करते, बल्कि ऐसा करते फ्रीक्वेंसी को भी इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी की बारी आती है, फिर MCQs भी मैं आपको बताता हूँ, MCQs भी जो है वो भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, देखें फ्रीक्वेंसी बराबर होता है, आपको पता है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दे आर रेसिप्रोकल, एक दूसरे के उलट है। फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1 आवर टी के, तो यहाँ पर मैं टी की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये 1 आवर टी की ये वैल्यू है वो इधर हम आके पुट कर देंगे 2 पाई स्क्वायर रूट m डिवाइड k, ये हमने पुट कर दी। अब इसको हम उल्टा देंगे, ये के ऊपर चला जाएगा, m अपनी जगह पर, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी = ये 1 आवर 2 पाई अपनी जगह, ये k जो ऊपर चला जाएगा तो ये स्क्वायर रूट के ऊपर आ जाता है, m जो है अपनी जगह पर नीचे मौजूद है, ये m अपनी जगह एक यानी 1 आवर m अपनी जगह पर मौजूद है, ये k जो m के भी बटे में था ये ऊपर जाके 1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, इक्वेशन नंबर 6। ये इक्वेशन नंबर 6 आपको क्या बता रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। ये मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए ये फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक। ये मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए इक्वेशन है, ये टाइम पीरियड के लिए इक्वेशन है। तो हमने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की जो इक्वेशन है मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए वो कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब इन इक्वेशन में आप एक दो MCQ जरा सुने। इन इक्वेशन से अगर हम देखें, मैं ये साइड रफ कर देता हूँ, ये वाली नहीं, इन इक्वेशन से हम MCQs करने वाले हैं, ये मैं ये साइड रफ कर देता हूँ। हमारा लेक्चर यहाँ तक हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन आ गई है, लेक्चर यहाँ पर खत्म हो गया है, लेकिन एक दो MCQs आप लोग सुन ले। इन दो इक्वेशन से हमें क्या पता चलेगा, सबसे पहले अगर मैं इक्वेशन 5 को देखूं, टाइम पीरियड का मास के साथ क्या रिलेशन है, यानी ये इक्वेशन नंबर 5 को अगर थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करें, यहाँ पर हमें ये शो हो रहा है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मास। टाइम पीरियड का मास के साथ स्क्वायर रूट के लिहाज से डायरेक्ट रिलेशन है टाइम पीरियड के साथ, ये याद रखे। बाज़ औक़ात आ जाता है, इफ वी इंक्रीज द मास ऑफ ए स्प्रिंग, यानी अगर किसी स्प्रिंग सिस्टम में जो मास है उसको डबल या इंक्रीज डिक्रीज कर दे, टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी इंक्रीज डिक्रीज होगा, क्योंकि इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट के साथ इसका रिलेशन है, ये याद रखिए। स्क्वायर रूट होगा, ये सिर्फ मास पे नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ द मास पे डिपेंड करता है। इस इक्वेशन के मुताबिक टाइम पीरियड का मास, बाज़ औक़ात जो है सवाल आता है, ठीक है ना, कि मास का और टाइम पीरियड का रिलेशन, या अगर मास को डबल कम ज्यादा करते हैं टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये इक्वेशन नंबर 4 से ये MCQs हमने निकाल लिया है। इक्वेशन 6 से क्या ये हमारे पास यूज समझ ले, क्या ऑब्जर्वेशन आती है, क्या कैलकुलेशन आती है, ये याद रखें। इक्वेशन 6 के मुताबिक फ्रीक्वेंसी का फिर मास के साथ इनवर्स स्क्वायर रूट रिलेशन है, यानी यहाँ पर इनवर्स होगा मास के, यानी फ्रीक्वेंसी का रिलेशन फिर मास के साथ इनवर्स है, स्क्वायर रूट के इनवर्स है। यहाँ पर टाइम पीरियड का इसके साथ डायरेक्ट स्क्वायर रूट का डायरेक्ट है, जबकि यहाँ पर इसका इनवर्स में रिलेशन है। यानी अगर आपसे कोई कहे कि मास को इंक्रीज डिक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये इंक्रीज ये डिक्रीज तो ये इंक्रीज, तो इधर इनवर्स रिलेशन है। तो ये दो यहाँ से MCQs आ जाते हैं। ये जो फार्मूले इक्वेशन है ये टाइम पीरियड के लिए, ये फ्रीक्वेंसी के लिए है। इसका इस्तेमाल हम करेंगे कहाँ पर, असाइनमेंट्स के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर। आपको मास दिया जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट का, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट एक सिस्टम है मास स्प्रिंग, उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दी जाएगी, मास भी दिया जाएगा और कहा जाएगा टाइम पीरियड फाइंड करें या फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, तो ये इक्वेशन हम वहां पर यूज करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ
मास स्प्रिंग सिस्टम। इसके बाद सिंपल पेंडुलम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिंपल पेंडुलम का अपना टाइम पीरियड है, उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, उसके भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।